भारतीय जनता पार्टी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नरेंद्र मोदी हैदराबाद के शास्त्री स्टेडियम में पहली बार दक्षिण भारत में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। मोदी की इस रैली को जबरदस्त कामयाब बनाने के लिए पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद पहुंचने के बाद वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, पूर्व नौकरशाहों समेत पार्टी के अनेक नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी के नेताओं के अलावा पूर्व केंद्रीय गृह सचिव के पद्मनाभैया, पूर्व डीजीपी गोपीनाथ रेड्डी और अन्य कई लोगों से मोदी ने मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने बेगमपेट हवाई अड्डे पर मोदी का शानदार स्वागत किया। इसके बाद हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में दिखा नरेंद्र मोदी का जादू। मोदी को सुनने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ी। इससे पहले सुबह से स्टेडियम में मोदी समर्थकों का आना शुरू हो गया था। नरेंद्र मोदी की इस चुनावी रैली को नवभारत युवा भेरी का नाम दिया गया था। इस मौके पर मोदी की ट्विटर मां भी मौजूद थी। 85 साल की मेरी सिंह बैस जर्मनी से अपने पति के साथ रैली में पहुंची थी। मोदी ने स्टेज पर बुजुर्ग जोड़े का सम्मान किया और उनके पांव छुए। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में चुनावी शंखनाद कर लोगों से देश को कांग्रेस मुक्त करने की अपील की। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरह नया मंत्र यस वी कैन और यस वी विल डू का नारा दिया और लोगों से इसे दोहराने को कहा। यस वी कैन, यस विल डू, यस विल डू। तेलंगाना और सीमांध्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए भाषण के समापन में मोदी ने जय तेलंगाना और जय सीमांध्र का नारा दिया। मेरे साथ बोलिए जय तेलंगाना, मेरे साथ बोलिए जय सीमांध्र, जय तेलंगाना, जय सीमांध्र। बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भाषण की शुरुआत से ही केंद्र की यूपीए सरकार को निशाने पर रखा। सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए पाक की नापाक करतूत पर सरकार से पूछा कि आखिर देश बार बार पाकिस्तान की ऐसी हरकतों को कब तक बर्दाश्त करता रहेगा। मोदी ने इस दौरान चीनी घुसपैठ, बांग्लादेश का मसला और इटली के मरीन अफसरों द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या के मसले पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। इटली के लोग आए और केरल में हमारे मछुआरों को गोली मार दे, कोई गुनाह नहीं था उनका। हिंदुस्तान के अंदर कोई जेल में है, उसको अगर बेल चाहिए तो नहीं मिलती है, लेकिन वो कौन लोगों का इन्फ्लुएंस था कि इटली के उन जवानों को बेल मिल गया। हैदराबाद से हुंकार भरते हुए मोदी ने जहां कांग्रेस मुक्त देश बनाने की बात की, वहीं मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी और शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की। मोदी ने विदेशों में कालाधन लाने के लिए आडवाणी के प्रयासों का जिक्र किया। हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी जैसे एक वरिष्ठ व्यक्ति ने भारत की भलाई के लिए काले धन को वापस लाने के लिए मांग की, लेकिन दिल्ली की सल्तनत ने किसकी भलाई के लिए इस मांग को भी ठुकरा दिया। तभी सवाल उठता है कि काला धन किसका है। मोदी ने हैदराबाद के मंच से शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी योजना की भी जमकर तारीफ की। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए मोदी की तुलना सरदार पटेल से की थी। ईद के 5 दिन से भड़की हिंसा की गिरफ्त से किश्तवाड़ अभी छूटा भी नहीं है। भले किश्तवाड़ में हिंसा के 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन हालात अभी भी संजीदा बने हुए हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हैं। हर गली हर मोहल्ले में अगर नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बल के अलावा सेना के जवान लगातार फ्लैग मार्च कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सिर्फ राजौरी ही नहीं बल्कि ऐसे ही हालात राजधानी श्रीनगर, उधमपुर, कठुआ, रियासी और पुंछ में बने हुए हैं। इन सभी इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सड़कें छावनी में तब्दील हो चुकी हैं। हथियारों से लैस जवान चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हिंसा के बाद फैले इस तनाव के बीच आम जनजीवन ठप हो चुका है। लोगों का घर से निकलना तक दूभर हो गया है। अक्सर खरीदारों से गुलजार रहने वाले बाजार बंद पड़े हैं। पौष इलाकों में भी दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। सारी दुकानें बंद हैं। किश्तवाड़ से शुरू हुई हिंसा का असर राज्यों के कई इलाकों में देखने को मिला। सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने को कहा है। साथ में किसी भी तरह की अफवाहों में न आने की अपील की है। I am using the channels of the media to appeal to the people of Jammu and Kashmir not to fall prey to rumors, not to allow these political parties to exploit their sentiments. हिंसा और हालात पर बोलते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजनीतिक दलों और पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। जम्मू सरकार ने किश्तवाड़ को राजनीतिक नेताओं की पहुंच से दूर कर दिया है। किश्तवाड़ में हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे बीजेपी नेता अरुण जेटली को जम्मू हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। जेटली के साथ किश्तवाड़ जा रहे पंजाब से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना को भी पुलिस ने उस वक्त रोक दिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष जुगल किशोर के नेतृत्व में जेटली की अगवानी करने आए दल ने उन्हें रोके जाने के खिलाफ जम्मू हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्हें श्रीनगर से उनके घर से उस समय निकलने से रोक दिया गया जब वो जम्मू क्षेत्र के हिंसा प्रभावित जिले का दौरा करना चाहती थी।
which is very unfortunate. And as you rightly said, I wanted to go and visit Kishtwar. We would like to meet people, and interact with them and appeal of both the communities for peace. But unfortunately, the government, which has been as a silent spectator to the whole thing. जम्मू से जेटली को बेरंगी लौटा दिया गया। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे जेटली को राजनीति न करने देने के नाम पर रोका गया। जम्मू सरकार की इस कार्रवाई पर बीजेपी में खासी नाराजगी दिखी। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि अरुण जेटली और दूसरे विपक्षी नेताओं को किश्तवाड़ में नहीं जाने देना अलोकतांत्रिक है। इसके अलावा पार्टी के तमाम आला नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की। अरुण जेटली राज्यसभा के सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं है, देश के वरिष्ठ नेता हैं। उनका काफी सम्मान है। वो जाकर वहां पर शांति के लिए प्रयास करते, तनाव को कम करने की कोशिश करते। ऐसे में उनका रोका जाना बिल्कुल अनुचित है। किश्तवाड़ जिले में हिंसा के बाद कर्फ्यू और तनाव की स्थिति के कारण जम्मू से आज लगातार दूसरे दिन अमरनाथ यात्रा स्थगित रही। पुलिस ने बताया कि जम्मू से ये यात्रा आज लगातार दूसरे दिन बंद रही और यहां से अमरनाथ यात्रा के लिए किसी नए जत्थे को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। राजौरी जिले में कर्फ्यू को देखते हुए अधिकारियों ने आज पुंछ जिले के मंडी पहाड़ियों पर स्थित भगवान शिव के मंदिर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए भी तीर्थयात्रियों की यात्रा स्थगित कर दी। किश्तवाड़ जिले में हिंसा के कारण बंद और तनाव के चलते अमरनाथ यात्रा कल रोक दी गई थी। यात्रा को रोके जाने की वजह से तीर्थयात्री कई जगहों पर फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षा और सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। एक हमको रोकने के लिए इधर बहुत वो कश्मीर लोग बहुत ट्राई कर रहा है। ये बार बहुत हालत कर को इधर वो यात्रियों के ऊपर वो मारामारी कर रहा है। वो तो बहुत तकलीफ दे रहा है इधर। 5 भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद सीमा पर बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में एलओसी पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। रविवार को जम्मू के कचानक सेक्टर में एक चौकी पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। शनिवार शाम से ही पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इससे पहले शुक्रवार रात को पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थित भारतीय चौकियों पर करीब 7 घंटे तक मोर्टार और भारी हथियारों से 7000 राउंड गोलियां दागकर एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। भारतीय सेना ने इसे हाल के समय में संघर्ष विराम का सबसे बड़ा उल्लंघन करार दिया है। भारतीय सेना ने प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इससे 4 दिन पहले पाकिस्तान सेना के विशेष सैन्य दल के हमले में 5 भारतीय जवान शहीद हुए थे। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में राजनाथ सिंह की अगुवाई में दिल्ली के दिग्गज जनता को बिजली के करंट का हिसाब किताब बताने में जुटे थे। उन्होंने जनता को बिजली के बिल से होने वाले नफा नुकसान का हवाला दिया और इस बात का दावा किया कि अगर दिल्ली में सरकार बीजेपी की आई तो बिजली के बिल के झटके उन्हें कम सहने को मिलेंगे। आज यह सारा देश यह परिवर्तन चाहता है। इस देश में महंगाई को यदि कोई नियंत्रित कर सकता है, इस देश में को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के संकट से यदि कोई निजात दिला सकता है, तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही रक्षा कर सकती है। आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिजली पार्टी को एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। इस मौके को भुनाने में पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जनता को इस बात का भरोसा दिलाने में जुटी है बीजेपी कि सरकार आई तो 30% तक बिजली के दाम कम कर दिए जाएंगे। शहीद जवानों के बारे में विवादास्पद बयान देने के मामले में जेडीयू ने बिहार के 2 मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह को अलग अलग भेजे नोटिस में पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि उनका बयान जेडीयू की नीति, आचार और कायदों के खिलाफ है। भीम सिंह को भी जो मंत्री हैं उनको और नरेंद्र सिंह जी को 7 दिन में पार्टी का जो अनुशासन है उसके दायरे के बाहर उन्होंने जो बोला है उसके लिए उनसे जवाब तलब किया गया है। गुरुवार को भीम सिंह ने कहा था कि पुलिसकर्मी और सैनिक देश के लिए बलिदान देने के लिए ही भर्ती होते हैं। उन्होंने हालांकि बाद में इसके लिए माफी भी मांग ली थी। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा था कि उन्हें इस बात का विश्वास नहीं है कि इस घटना के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में 9वीं में पढ़ने वाले छात्र संदीप की उसके ही पड़ोस में रहने वाले लड़कों ने पीट कर हत्या कर दी। दरअसल संदीप को अपने दोस्त के झगड़े का बीच बचाव करना इतना भारी पड़ गया कि उसको कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। शनिवार रात जब संदीप अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके दोस्त का झगड़ा हो रहा है। संदीप ने दोस्त को बचाने के लिए बीच बचाव किया तो लड़के संदीप पर ही टूट पड़े और लात घूंसों से उसे जमकर पीटा और पीट कर फरार हो गए। परिजन संदीप को पास के अस्पताल में ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सभी अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। सब 4-5 जने मिल के मारा है, बहुत नीचे गिरा के छाती पर 4 जने धरे थे और 4 जने मार रहे थे। 5 जने दूसरे चोरा था, किसी को नहीं सुना। मेरा बेटा को मार के चोरा जान से खत्म कर दिया।
जहां एक और पूरे देश में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुंबई में एमएनएस ने प्याज के बढ़ते दामों के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका अपनाया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने घाटकोपर इलाके में 25 रुपए किलो में प्याज बेचे। एमएनएस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार प्याज के दामों में जानकर दखल नहीं दे रही है। यही वजह है कि ब्लैक मार्केट करने वाले प्याज को स्टॉक करते हैं, जिससे दाम बढ़ता है। इसलिए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पुणे मंडी में सीधा किसानों से 25 रुपए किलो में प्याज खरीदा और मुंबई में उसी भाव में लोगों को बेचा। उनका कहना है कि किसान से व्यापारी सस्ते में प्याज खरीदते हैं, लेकिन आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते प्याज के भाव आसमान छूने लगता है। बारिश, बाढ़ और फसल की बर्बादी की वजह से देश की मंडियों में प्याज के दाम 50 रुपए से 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इराक में ईद के मौके पर बगदाद और उसके आसपास के इलाकों में सिलसिलेवार कार बम धमाके हुए हैं। शनिवार को हुए इन धमाकों में 69 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये धमाके बाजारों को निशाना बनाकर किए गए थे। ये हमले उस वक्त किए गए जब ईद के मौके पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए जमा हुए थे। बताया जा रहा है कि 10 सिलसिलेवार कार धमाकों में सबसे ज्यादा असर राजधानी बगदाद में हुआ। गौरतलब है कि पिछले कई साल के मुकाबले इस साल इराक में रमजान के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। पिछले 6 महीने में हुई ज्यादातर हिंसा को सुन्नी इस्लामिक चरमपंथी गुटों ने अंजाम दिया है। इराक में इस साल जुलाई तक इस तरह के धमाकों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।